हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक जेई विथ अस माय डियर, लेट्स क्रैक इट। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। और अब मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करिए। खुद तो डाउनलोड करिए ही करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस ऐप को डाउनलोड करें। माय डियर, आपके मन में सवाल होगा क्यों इस ऐप को डाउनलोड करें। तो देखो, देयर आर द वेरियस रीजन टू डाउनलोड दिस ऐप, बट सम ऑफ द रीजंस आर। पहला है बाई डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों के साथ, आपके साथ हमें लाइव इंटरेक्ट करने का हेल्प देता है। लाइव इंटरेक्शन में फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भी वहाँ पे डाउट होता है, आप 1-to-1 डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। दूसरा, हम वहाँ पे क्वेश्चंस आंसर की पोलिंग करवाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लास, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वेश्चंस। पोलिंग का फ़ायदा क्या है? तो पोलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया, इसका एनालिसिस मिल जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने सही किया है उनके सही करने का कितना सेकंड्स में हुआ है क्वेश्चन। देखो, टाइम का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन तो कोई और भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है किसने उस क्वेश्चन को टाइम पे ख़त्म किया, वही आगे रेस में जीत जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग पोलिंग करते हैं तो वहाँ पे पूरा एक एनालिसिस आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज द लाइफ टेस्ट एंड क्विज। ये क्या है? नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि यार सिर्फ पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ ये भी देखा करो कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका एनालिसिस कितना है, आपको कितना आया, कितना नहीं समझ में आया। इसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आपको क्विज़ अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अनअकैडमी टीम के साथ जब आप जुड़ेंगे, हमारा जब सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे, तो हम आपको रेगुलर बेसिस पे आपका मॉक टेस्ट करवाते हैं, आपकी क्विज़ करवाते हैं, आपका एनालिसिस स्टडी करते हैं और हम बताते हैं कि आप कहाँ रॉन्ग कर रहे हो और आपको कितनी और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। थर्ड वन इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हर एक फैकल्टी के साथ हमारे साथ एक फिक्स पैटर्न में और मैनर में अरेंज किया गया है। एट मीन्स अगर आप कोटा वोटा के स्टूडेंट रहे हो, आपको पता हो, तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ाते हैं। हर टॉपिक के बाद आपको एक स्पेसिफिक डीपीपी मिलती है। उस डीपीपी को सॉल्व करने के बाद आपको उस डीपीपी का डाउट बताया जाता है। तो उसी तरह एक चैप्टर जब ख़त्म होता है तो सारे डीपीपीस को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपकी एनालिसिस करते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है कि आपके साथ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ऐसे करने से फ़ायदा ये होगा कि हम और आप मिल के आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे, पहला तो ये है कि इनकेस अगर किसी रीज़न से आप हमारी डेली लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी आप इजीली देख सकते हैं। किसी रीज़न से अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा जो मुझे लगता है कि यार नॉर्मल जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो वहाँ पे कुछ टॉपिक अगर आपका छूट जाता है तो आप उसको दोबारा नहीं सुन सकते हो। लेकिन आप हमारे यहाँ इनकेस अगर किसी रीज़न से कोई टॉपिक छूट जा रहा है तो आप एन टाइम्स ऑफ देख सकते हो, एन नंबर ऑफ फैकल्टी से इसको देख सकते हो। तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका है। ठीक है। नेक्स्ट इज यार, आप हमसे क्यों जुड़ोगे? जुड़ने के रीजंस मैंने बताए। हमसे जुड़ने के बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। मैं इकोनॉमिकल फ़ीस बार बार क्यों यूज़ करता हूँ? तो देखो, इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो इनकी फ़ीस लगती है वो करीबन करीबन 1 से 1.25 लाख लग जाती है साल का। ठीक है। लेकिन अगर आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो हमारी फ़ीस जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ 30,000 रुपीज़ है। इसके बावजूद भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हम आपको इंस्टा 10% का डिस्काउंट देंगे। और ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे। और ये मेरा कोड है, दैट इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। जैसे ही आप इस बेटा कोड को यूज़ करोगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डिस्काउंट के बाद आपकी फ़ीस आ जाएगी 27K, दैट इज़ 27,000।
इस 27,000 में आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, दैट इज़ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप तीनों सब्जेक्ट को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अगर बच्चा आपके पास समय है, आपको लगता है कि आपको एक साल ड्रॉप करना है या अभी आप 11th में हो, तो आप 12 मंथ की जगह मेरी मानो 24 मंथ का प्लान परचेज करो। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आप देख सकते हो सिर्फ डिफरेंस सिर्फ कितने का है, 5K का है, दैट मीन्स 5,000 का है। अब आप 5,000 के डिफरेंस पे 12 मंथ की जगह आप हमसे 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो रहे हो, ओनली एंड ओनली एक्स्ट्रा 5,000 पे करके। तो क्यों ना आप अभी से अपना लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म अपना प्रॉफिट सोचो, इसलिए 12 मंथ की जगह 24 मंथ को अवेल करो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस अमाउंट को भी देने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ EMI से भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारी नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अब आप देख सकते हो कि 24 मंथ की जो EMI आ रही है वो सिर्फ 1,000 रुपये, 1350 रुपये आ रही है। अब सोचो यार, 1,350 रुपये में 3 सब्जेक्ट, n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के साथ, तो इकोनॉमिकल बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ही इकोनॉमिकल फीस है यार। तो फटाफट से बिना कुछ सोचे हमसे कनेक्ट हो जाओ, हमारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाओ। और हाँ, ये मेरे कोड को मत भूलना, मेरा कोड है धीरेन। ठीक है, वेलकम 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 टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ पे चल रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का मतलब क्या है, कि मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो हर बार सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए इसका मैंने नाम रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। ठीक है, इस टॉपिक सीरीज़ में मैंने GOC शुरू की हुई थी, और GOC का मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ाया है, और आज पार्ट थर्ड की बारी है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पार्ट थर्ड देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ज़रूर देखना, क्योंकि जो पार्ट थर्ड है वो कंटिन्यूस फॉर्म है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पूरा पार्ट सेकंड से रिलेटेड है, इसलिए आप GOC थर्ड को देखने से पहले आप GOC सेकंड को ज़रूर देखना, आपको तभी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो उस थर्ड में आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की एप्लीकेशंस को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने रेजोनेंस पढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ पार्ट सेकंड को बेटा देखो, उसके बाद पार्ट थर्ड को देखो। और जिन बच्चों ने पार्ट सेकंड देखा हुआ है बहुत बढ़िया, वो पार्ट थर्ड देखो। या अगर आपको नॉलेज है एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, हकल्स रूल क्या होते हैं, एंटी हकल्स रूल क्या होते हैं, तब आप इस वीडियो को ज़्यादा ईजिली देख पाओगे, ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। क्या है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, कैसे पढ़ते हैं इसको, तो आओ देखते हैं। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये रेजोनेंस एनर्जी, और कैसे इसका एप्लीकेशन रेजोनेंस से जुड़ा हुआ है, तो देखते हैं। आइए, इसको बताने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी बेसिक सी नॉलेज दे दूं, तभी आप इस रेजोनेंस एनर्जी को समझ पाओगे। देखो, मान लो मेरे पास एक साइक्लो अल्केन है या एक अल्कीन है, और मैंने कहा कि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, या यूँ कहूँ इस बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करना है। इसको आप बोलते हो हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हो? हाइड्रोजनेशन। किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करोगे, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट डाल दोगे, तो ये साइक्लो अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करते टाइम कुछ ना कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज़रूर होगी। लेट सपोज करना, मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लिया कि यार लेट सपोज करो यहाँ पे 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है पर मोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बॉन्ड को जब मैं तोड़ रहा हूँ तो 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है। इस एनर्जी को अपन लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। मतलब हाइड्रोजनेशन करते टाइम, मतलब किसी अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करते टाइम, या यूँ कहूँ हाइड्रोजन को ऐड करते टाइम कितनी हीट रिलीज होती है, उस रिलीज को अपन लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। ओके,
याद रखना ये हीट रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पे सिंबल किसका है, नेगेटिव का सिंबल आया हुआ है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा लेट्स सपोज करो मेरे पास दो बॉन्ड हैं और इस दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो आप सिंपल सी कैलकुलेशन जानते हो, आप सिंपल सी कैलकुलेशन जानते हो कि सर अगर एक को 100 किलो जूल लग रही है तो अंडरस्टूड है सर, आप इस बार दो बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बार जब आप सर दो बॉन्ड को तोड़ोगे तो जो एनर्जी लगेगी वो 200 किलो जूल की लगनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है ये जो एनर्जी लगनी चाहिए ये आपकी 200 किलो जूल पर मोल की हीट रिलीज होनी चाहिए। ये आपका कौन सा डाटा कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा कह रहा है। एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग हीट जो रिलीज होनी चाहिए अगर एक पे 100 है तो बेसिक सी मैथ से बेटा दो पे 200 ही रिलीज होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में जब इसको अपन लोग ने थ्योरेटिकल डाटा पे ऑब्जर्व किया, जब हमने इसको थ्योरेटिकल डाटा पे ऑब्जर्व किया तो जो हीट रिलीज होके आई वो करीबन करीबन मान लेना 250 किलो जूल हीट रिलीज होके आई। अब ये मेरा थ्योरेटिकल डाटा है और पीछे वाला डाटा कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल डाटा था। एज पर एक्सपेरिमेंट रिलीज इतनी होनी चाहिए, लेकिन थ्योरिकल जब हम रिलीज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रिलीज हो रही है -250। अब आप लॉजिक सोचो कि उम्मीद से ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे बेटा उम्मीद थी कि 200 किलो जूल की हीट रिलीज होगी, लेकिन हीट तो करीबन 250 किलो जूल की हीट रिलीज हो रही है। अब आप सोचो कि ये एक्स्ट्रा हीट क्यों रिलीज हो रही है, तो आंसर इज एक सिस्टम अगर हीट रिलीज करता है तो वो अपने आप को स्टेबल करता है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सिस्टम अगर हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है तो उसका बेसिक कंसेप्ट होता है हीट रिलीज इसलिए करता है कि जब वो हीट रिलीज करेगा तो वो अपने आप को स्टेबल बनाएगा। क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाएगा। तो कोई भी बॉडी अगर हीट रिलीज करती है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करती है, बात मान लोगे। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई है वो एक्स्ट्रा हीट रिलीज हुई है, जो कि कितनी है, वो है 50 किलो जूल पर मोल की। भाई देख सकते हैं, देख सकते हैं, अगर मैं थ्योरेटिकल का मैग्नीट्यूड को एक्सपेरिमेंटल के मैग्नीट्यूड से माइनस कर दूं तो थ्योरेटिकल आपकी कितनी आई थी बेटा, 250 आई थी, माइनस में लगे रहना, मैग्नीट्यूड है चलिए, और ये आपकी 200 आई थी। तो देखा जाए तो एक्स्ट्रा जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 50 किलो जूल पर मोल की हीट रिलीज हो रही है। दिस इज द एक्स्ट्रा हीट रिलीज। अब और अभी मैंने आपसे कहा कि सिस्टम हीट रिलीज इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज हुई है, यही एक्स्ट्रा हीट रिलीज अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिलीज हुई है, और इसी एक्स्ट्रा रिलीज एनर्जी को अपन लोग नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, क्या बोला मैंने। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि 200 रिलीज होनी चाहिए थी लेकिन रिलीज नॉर्मल से ज़्यादा हुई, तो कहीं लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को, इफ द रिलीज एनर्जी is more than expected, then that extra energy is used to achieve the stability, and that energy is known as resonance energy, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी की कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात थी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है, हमको उम्मीद से मेरे से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे उम्मीद से ज़्यादा कितनी हुई है भाई, यहाँ पे 250 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई है, जबकि होनी चाहिए थी कितनी बेटा, 200 किलो जूल की, लेकिन रिलीज हुई है ज़्यादा। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमने नाम दिया रेजोनेंस एनर्जी।
मतलब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आपको पता है ये बात कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन है, इस एरिया में रेजोनेंस चल रहा है और इस रेजोनेंस की वजह से वो अपने आप को और स्टेबल कर रहा है। ठीक है, एकदम सेम कंसेप्ट, एकदम सेम कंसेप्ट। अब अगर मैं यही चीज़ मान लीजिए मुझे 3 बॉन्ड की बात करूँ, मैं 3 बॉन्ड की बात करूँ तो एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ और आएगा और थ्योरेटिकल डाटा कुछ और आएगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि चूंकि एक बॉन्ड को तोड़ने में बेटा 100 जूल की एनर्जी रिलीज हुई है, तो यहाँ तो आपके पास 3 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब जब आप इसको तोड़ने में लगाओगे, जब आप इसको तोड़ने में लगाओगे और फाइनली जो अल्केन साइक्लो अल्केन बनाओगे, और इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो है 300 किलो जूल पर मोल। ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है। लेकिन जब आप इसके थ्योरेटिकल डाटा पे आते हो, जब आप इसके थ्योरेटिकल डाटा पे आते हो तो बट ऑब्वियस है कुछ ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है। और लेट सपोज करना इस बार माइनस मैंने लिख दिया 375 किलो जूल पर मोल। तो फिर वही बात बेटा, ये मेरा डाटा थ्योरेटिकल है, ये मेरा डाटा एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से रिलीज़ हो रही है? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी रेजोनेंस करने की वजह से रिलीज़ हो रही है। तो आप देख सकते हो, लिख सकता हूँ मैं रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल का मैग्नीट्यूड, दैट इज 375 माइनस 300। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई? दैट इज 75 किलो जूल पर मोल। ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ हुई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आई होप दिमाग से रेजोनेंस एनर्जी का कीड़ा निकल चुका होगा। जो डराता था हाई रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो कुछ नहीं है, मैंने किसी को काम करने का कहा तो उसने नॉर्मल से ज़्यादा हीट रिलीज़ कर दी, वो एक्स्ट्रा हीट रिलीज़ अपने आप को स्टेबल करने के लिए की। वही स्टेबल एनर्जी, वही एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज़ हुई है, उसको हमने नाम दिया रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, क्लियर कट है। अच्छा, एक बात आप और भी ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है तो -250 रिलीज हो रही है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे -375 यूज़ हो रही है। मतलब मैं एक लाइन यूज़ कर सकता हूँ कि एक स्ट्रक्चर जितना अपने आप को स्टेबल करेगा, जितनी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होगी वो तभी हो पाएगा जब उसका रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज़ हो। मोर एनर्जी इज द रिलीज, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ भाई? मोर एनर्जी द रिलीज, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ रहा है। ठीक है, या यूँ कहूँ कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के। किसके? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक स्ट्रक्चर में जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यार यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की टर्म बात करें तो यहाँ पे 2 जगह से रेजोनेंस हो रहा है, जबकि यहाँ पे 3 साइड से रेजोनेंस हो रहा है, मतलब 3 बार रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी इस वाले से ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं और हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है। दैट इज़ हेडिंग डाल दीजिएगा आप सभी लोग प्लीज़, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अब जो अपन लोग करने वाले हैं इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी में कंपेयर करना, कि ठीक है भाई तुम भी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हो, मैं भी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा कौन रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, आओ तो सबसे पहला कंपैरिजन देखते हैं। ये कंपैरिजन है एरोमेटिसिटी वाले ग्रुप में। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। अगर मैं बात करूँ तो कल मैंने बताया था एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू आपके नॉन एरोमेटिक के, और लास्ट में आते हैं एंटी एरोमेटिक वाले स्ट्रक्चर्स। तो देखो एक एरोमेटिक एनर्जी चूंकि जो स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी दिखाएंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ,
मैंने कहा एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है, और अब आपसे पूछेगा कि बता इनमें से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा और रेजोनेंस एनर्जी कम। ठीक है, तो आप देखिए, देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये बेंजीन वाला है, इसलिए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। ये आपका बेटा नॉन एरोमेटिक है और ये आपका एंटी एरोमेटिक है। इस बात को मैंने पिछली वीडियो में बहुत मोहब्बत से बताया है, इसलिए जिसको देखना है वो पीछे वाली वीडियो से देख सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, या यूँ कहूँ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात कुछ ऐसी कि बेटा मोर रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। इसका क्या मतलब है बेटा? तो अभी आपने देखा कि एक यहाँ पे बेंजीन है और मान लो ना बेटा यहाँ पे आपकी नेप्थलीन है, और बेटा मान लेना कि यहाँ पे आपकी एंथ्रीसीन है। अब आप देख सकते हो कि ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ होने वाला है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर ए बोल रहा हूँ, इसको स्ट्रक्चर बी बोल रहा हूँ, इसको स्ट्रक्चर मैं सी बोल रहा हूँ, तो सी वाले में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने की चांसेस हैं। इसके पीछे सीधे से रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा। ओके, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कुछ। क्लियर कट है मेरी बात आप समझ पा रहे होगे? प्लीज़ इसको लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना। बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन का जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो क्रॉस कंजुगेशन से ज़्यादा होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है एक्सटेंडेड और क्रॉस क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा, देखिए एक्सटेंडेड तो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस रेजोनेंस जो होता है उसको हम लोग एक्सटेंडेड बोलते हैं भाई। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये मेरा एक्सटेंडेड रेजोनेंस है नॉर्मली। इंपॉर्टेंट बच्चे ये पूछते हैं सर क्रॉस क्या है? तो देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के पास दो अपॉर्चुनिटी है। आइदर ये अपने आप को लेफ्ट के साथ रेजोनेंस कराए और आइदर ये अपने आप के साथ राइट के साथ रेजोनेंस कराए। क्या बोला मैंने? आइदर ये यहाँ पे रेजोनेंस कराने चला जाए, आइदर ये डबल बॉन्ड इधर वाले से रेजोनेंस कराने जाए। तो बीच वाले डबल बॉन्ड के पास चूंकि दो रास्ते हैं, इसको बोलते हैं ये क्रॉस कंजुगेशन में है। मतलब इससे भी रेजोनेंस कर सकता है और इससे भी रेजोनेंस कर सकता है। मतलब अपने लेफ्ट वाले से भी कर सकता है और अपने राइट वाले से भी कर सकता है, दोनों से रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। कुछ ऐसे भी छोटे बच्चों से समझ सकते हो कि यार एक कार थी, एक कार के पास दो रास्ते हैं, यहाँ पे एक P पॉइंट आ गया, उसके पास दो रास्ते हैं, आइदर कार यहाँ मुड़ सकती है और आइदर कार यहाँ मुड़ सकती है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, इधर भी जाने के और इधर भी जाने के। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड क्रॉस कंजुगेशन, जबकि जो हम लोग नॉर्मल पढ़ के आ रहे हैं वो हमारा क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। तो एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो याद रखना है बेटा आपने कि क्रॉस कंजुगेशन से ज़्यादा होती है, या इनडायरेक्टली यूँ कहूँ कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कंजुगेशन से, बोला जा सकता है ना। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाले की क्रॉस कंजुगेशन वाले से ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखिए और आप मुझे बताइए। ठीक है, अब आप बताइए कि इनमें से किस में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी।
इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए एक बार ऐसे करके, ठीक है। इनमें से किस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी और क्यों, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो बेटा इस स्ट्रक्चर में कंटिन्यूस रेजोनेंस चलने वाला है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हमारा एक्सटेंडेड रेजोनेंस का एग्जांपल है। जबकि आप यहाँ देख सकते हो बेटा कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास पॉसिबिलिटीज दो तरह की है। मुझे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। आइदर इसके पास पॉसिबिलिटी यहाँ है और आइदर इसके पास पॉसिबिलिटी यहाँ है। अब इसको कुछ ऐसे देख लो बेटा, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। इसके पास ऑप्शन यहाँ पे भी है और ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो ये क्या है, मेरा क्रॉस कंजुगेशन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, जबकि ये मेरा क्या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो अभी हमने देखा कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, या यूँ कहूँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड है इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट वाले में अगर मैं कंपेयर करूं तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल दिखाते हैं, उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बेटा नॉन इक्विवेलेंट वाले के। कैसे, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो, मान लेना मेरे पास एग्जांपल है एक, मैंने ले लिया CH3CO- और मैंने यहाँ ले लिया CH2O-। अब क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस और क्या होता है नॉन इक्विवेलेंट। तो देखो अभी बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, और जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे तो फिर भी नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे ही रहेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे ही रहेगा। जबकि बेटा अभी इस केस में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है, और जब आप रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास पहुँच जाएगा। पहले नेगेटिव चार्ज किसके पास था, कार्बन के पास, अब किसके पास पहुँच गया, ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी भी इक्विवेलेंट वाले की नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज़्यादा होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। इक्विवेलेंट वाले की नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज़्यादा इसी वजह से होती है। क्लियर कट है, मेरी बात को ख्याल रखोगे, बात आपको समझ में आ रही होगी तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। फोर्थ होता है फोर्थ में क्या है, मोर रेजोनेंस या मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे बोल सकते हो। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले की जो रेजोनेंस एनर्जी है, अरे यार, स्ट्रक्चर वाले की रेजोनेंस एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। आओ तो समझते हैं ऐसा कुछ। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नंबर ऑफ RS कैसे निकालते हैं, मीन्स नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, ये डिपेंड करता है कि रिंग कैसी है। देखो रिंग दो तरह की होती है, एक होती है लीनियर रिंग और एक होती है एंगुलर रिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि लीनियर रिंग के अंदर, इन लीनियर रिंग के अंदर नंबर ऑफ RS कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी निकालना हो तो लीनियर के लिए होता है नंबर ऑफ रिंग +1। जैसे बेटा एग्जांपल ले लेता हूं एक,
आप देख सकते हो, मान लो बेटा अगर आपके पास बेंजीन है और आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रिंग कितनी है बेटा, एक है, तो 1 रिंग के लिए +1 कितना हो गया, 2 हो गया। उस तरह अगर आपके पास मान लेना नेप्थलीन है और आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ RS बताओ, तो बेटा नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 2 +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। उसी तरह 3 रिंग होती तो 4, 4 रिंग होती तो 5। ठीक है, ये तरीका होता है लीनियर वालों के लिए। जबकि अगर मैं एंगुलर वाले की बात करता हूँ, अगर मैं एंगुलर वाले की बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ RS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ रिंग +2। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, एंगुलर वाले की फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग +2 होता है। इट मीन्स अगर मैं आपको स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करूं बेटा, ठीक है, ये मेरा एंगुलर वाला है, मतलब लीनियर नहीं है। तो इस केस में अगर आपसे बोलता है कि आप नंबर ऑफ RS बताइए, तो सीधे सीधे कितनी रिंग है, तो आंसर सर 3 रिंग है, और आपने क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो यहाँ आ जाएगा 5। बात समझ में आ गई। तो आप नंबर ऑफ रिंग निकाल सकते हो, नंबर ऑफ RS निकाल सकते हो रिंग की हेल्प से। अब हमने क्वेश्चन है कि कंपेयर करना है कि इन स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा रेंजेस किसकी होगी एंड सो ऑन। तो आओ देखते हैं, एक क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को A बोल देता हूं, इस स्ट्रक्चर को B बोल देता हूं, स्ट्रक्चर को C बोल दे रहा हूं, स्ट्रक्चर को D बोल दे रहा हूं, और इस स्ट्रक्चर को E बोल दे रहा हूं। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि आप इन सभी की रेजोनेंस एनर्जी में कंपेयर करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो RS निकाल लो, इसके RS कितने आएंगे, 2, इसके RS आएंगे 3, इसके RS आएंगे 4, इसके RS आएंगे 5, और इसके भी RS आएंगे 5। अब क्या करें सर, दोनों के 5 आ गए। तो याद रखना, एक एंगुलर रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो एक लीनियर रिंग से ज़्यादा होती है। क्या बोला मैंने, एंगुलर रिंग वाले की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो लीनियर रिंग वाले से ज़्यादा है। अब शायद क्वेश्चन ख़त्म हो गया होगा, अब आप आंसर तुरंत दे सकते हो। तो देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा, E, उसके बाद आएगा बेटा D, उसके बाद C, उसके बाद B, एंड उसके बाद क्या आएगा, A। याद रहेगी बात। ठीक है, तो ये तरीका होता है रेजोनेंस एनर्जी को निकालने का, अगर नंबर ऑफ RS खूब ज़्यादा दिए हों तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, उसकी रेजोनेंस एनर्जी वीक ओवरलैपिंग वाले से ज़्यादा होगी। क्या कहने का मेरा सेंस है, तो आइए देखते हैं। बहुत एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, आपने सुना होगा, इसको फिनॉल बुलाते हैं, इसको थायोल बुलाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सवाल करेगा कि इनमें से किसकी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है। रेजोनेंस तो ज़्यादा सब दोनों में हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस किस में हो रहा है। आप इसको एक नाम और भी दे सकते हो, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा हो रहा है,
ठीक है, आप लॉजिक सोचो, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है। देख सकते हो पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर। बस अब अच्छा रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है, देखो बेटा यहाँ आप किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन गिराओगे, तो आंसर इज 2p से। सर किस में लेके जाओगे सर, तो सर 2p में। यहाँ पे बेटा 3p से लेके जाओगे, और किस में लेके जाओगे, 2p में लेके जाओगे। अब आप सोचो कि सेम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी या डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी, तो एकदम सही सोच रहे होगे कि सेम वाले में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी एज कंपेरिजन टू डिफरेंट ऑर्बिटल वाले में। क्या बोला, सेम वाले में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी एज कंपेरिजन टू डिफरेंट वाले में। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होने की वजह से ये वाले स्ट्रक्चर की जो रेजोनेंस एनर्जी है, ये वाले स्ट्रक्चर की जो रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू बी वाले स्ट्रक्चर के। इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस करना। ओके, क्लियर कट है मेरी बात। आप इसको एक एग्जांपल और भी देता हूँ, उससे समझो और समझ में आएगा आपको। जैसे मान लेना ये तो 3 मेंबर्स हैं, चलो अब मेरे पास 4 मेंबर हैं बेटा, ए बी सी एंड डी, ये 4 मेंबर हैं, और इन 4 मेंबर को अपन को रेजोनेंस एनर्जी में अरेंज करना है। हमसे बोल रहा है कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजोनेंस एनर्जी में अरेंज करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको बस एक ही चीज़ देखना है कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जिसमें ज़्यादा होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, देखो पहले तो किस ऑर्बिटल में भेजना है, आंसर इज 2p में भेजना है। किससे भेजा जा रहा है, तो बेटा ये भेजा जा रहा है 2p से, ये भी भेजा जा रहा है 2p से, ये भी भेजा जा रहा है 2p से, लेकिन ये भाई साहब भेज रहे हैं 3p से। पहले तो ये बात फैक्ट है कि 2p की ओवरलैपिंग 3p 2p से ज़्यादा अच्छी होगी, मान लोगे ना इस बात को। अब आती है बात, सर 2p की तो 3 है, अब क्या करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। भाई जो स्पीशीज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको ईजिली डोनेट करना आसान। अपने लोन पर मैं कहता हूँ कि मैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, इट मीन्स मैं अपने लोन पर ईजिली डोनेट कर सकता हूँ। आप स्ट्रक्चर नंबर बी वाले में देखो तो नाइट्रोजन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अकॉर्डिंग टू द फॉर्न कंसेप्ट। आपको पता है फ्लोरीन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन होता है, तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर मैं इन तीनों में कंपेयर कर रहा हूं तो फ्लोरीन है। अब आप बोलोगे सर क्लोरीन भी तो है, आप बोलोगे क्लोरीन भी तो है, लेकिन बेटा क्लोरीन 3p का है। माना मैंने कि क्लोरीन जो है वो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑर्बिटल बदल गया। पहले आप ऑर्बिटल चेक करोगे और बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, इस बात का ख्याल रखना। क्या बोला मैंने, आप पहले ऑर्बिटल चेक करोगे और बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। ठीक है, मतलब जो ऑर्बिटल वाला है उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, अगर सेम ऑर्बिटल में है तो वो पकड़ लो, उसकी रेजोनेंस एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है बेटा सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी बी वाले की सबसे ज़्यादा होगी बेटा। इसके बाद किसकी आएगी, इसके बाद किसकी आएगी, देख सकते हो उसके बाद मेरे ख्याल से ए वाले की आएगी। ए वाले के बाद बेटा किसकी आएगी, सी वाले की आएगी, और सी वाले के बाद जो लास्ट में आएगी वो क्या आएगी, आपकी डी वाले की आएगी। डी वाले की लास्ट में इसलिए आ रही है क्योंकि ये 3p से 2p में जा रहा है। ओके, तो पहले आपने क्या चेक किया, आपने देखा कि किस ऑर्बिटल से है, अगर ऑर्बिटल डिफरेंस ज़्यादा है तो उसको पहले पीछे कर दो। फिर जब दो ऑर्बिटल जिनके सेम है उसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर रहे हो और आपका आंसर आता चला जा रहा है। ठीक है, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि रेजोनेंस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी
इसकी एक्सटेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है, नेक्स्ट आता है रेजोनेंस के लिए कि अगर मान लीजिए आपसे ऐसे सवाल कर देता है, आपने कभी पायरेडीन का नाम सुना होगा और आपने कभी पायरोल का नाम सुना होगा। एरोमेटिक तो बेटा दोनों हैं, लेकिन फिर वही बात, कौन ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी दिखाएगा। तो याद रखना, पायरेडीन में 2 RS बन सकते हैं, इसमें एक ही RS रहेगा, ठीक है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी इस वाले से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको ये सब समझ में आ रही होगी, मैं आपसे क्या करवा रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। रेजोनेंस एनर्जी पे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, श्योर शॉट। तो ये बात आप देख पा रहे हो। इवन अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, बहुत कम लोग दिखाते हैं वैसे तो, इसको कमेंट बॉक्स में देना, रिप्लाई देना। ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि इन दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो अब आप सोचना इसके बारे में, मैं कमेंट बॉक्स में देना कि इन दोनों स्ट्रक्चर में किसकी ज़्यादा होगी। जबकि सर अभी तो बता गए हैं कि नंबर ऑफ रिंग सेम है, फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लोचा होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना, और मेरी PYQ सीरीज़ को अटैम्प्ट करोगे, अगर मेरी PYQ सीरीज़ में जाओगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। मेरी PYQ सीरीज़ चलती है, अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे धीरेन्द्र क्षेत्रपाल टाइप करोगे तो एवरीडे 9 PM पे बेटा, एवरीडे 9 PM पे मैं टॉपिक्स पढ़ाता भी हूँ और क्वेश्चंस भी कराता हूँ। दैट इज़ PYQ सीरीज़ चलती है। टॉप 500 PYQ सीरीज़ का मैंने क्वेश्चन बैंक बना रखा है। इन क्वेश्चन बैंक्स को आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। PYQ सीरीज़ में इसको एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आएगा रेजोनेंस एनर्जी सीखने के बाद, इतनी बात जानने के बाद कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, किसकी रेजोनेंस एनर्जी कम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कंपेरिजन इन द बॉन्ड लेंथ। बहुत प्यारा टॉपिक है यार, बड़ा मज़ा आता है इसको समझने में। दैट इज़ कंपेरिजन इन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में अपन लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा और किसकी बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। आइए, तो इसको कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं। बचपन नर्सरी क्लास से ये पढ़ के आ रहे होंगे कि अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करता हूँ, तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होती है। लगभग यहाँ की जो वैल्यू होती है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, और यहाँ पे जो लगभग होती है वो 1.23 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ के आए हो। अब आपको मैं एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, और नई चीज़ कुछ ये है कि एक नया टॉपिक डालना इसी के अंदर। अब ये एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ और भी बनाया है। इसको बोलते हैं पार्शली डबल बॉन्ड, पार्शली डबल बॉन्ड। और ये वाला जो है ये है पार्शली ट्रिपल बॉन्ड। अभी पार्शली कहाँ से आ गया, ये वर्ड पार्शली कहाँ से आया।
पार्शली का मतलब होता है कि अगर मैं बात करता हूँ ये डबल बॉन्ड की, तो ये ना तो पूरी तरह डबल बॉन्ड में आता है, ये ना तो पूरी तरह डबल बॉन्ड में आता है और ना तो पूरी तरह सिंगल बॉन्ड में आता है। क्या बोला मैंने? ना तो ये पूरी तरह डबल बॉन्ड है और ना तो ये पूरी तरह सिंगल बॉन्ड है। इसको बोलते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड। ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ये प्योर डबल बॉन्ड, दैट इज दिस वाली, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे तो बड़ी होती है, लेकिन अगर मैं सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करूं तो पार्शियली वाले की छोटी होती है। सेम एज ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज द पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड। अभी पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड एकदम उसी तरह जैसे डबल बॉन्ड है, तो कि ना तो ये प्योरली ट्रिपल बॉन्ड है और ना तो ये प्योरली डबल बॉन्ड है, ये इन दोनों के बीच में आता है। डबल बॉन्ड के कंपेयर में तो ये छोटा है बॉन्ड लेंथ के, लेकिन प्योर ट्रिपल बॉन्ड कंपेयर में इसकी जो बॉन्ड लेंथ है थोड़ी क्या होगी? बड़ी होगी। इसलिए इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियली डबल बॉन्ड एंड पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड। अब इस पार्शियली का मैं फायदा उठाने वाला हूं बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने में। ठीक है, आई होप पहले मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी? सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद पार्शियली डबल की, उसके बाद प्योर डबल बॉन्ड की, फिर पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड की एंड उसके बाद प्योर ट्रिपल बॉन्ड की। तो प्योर ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा एंड प्योर सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, और इनके बीच में कुछ ऐसा ही है सब। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया CH3Cl का, ठीक है, और एक तरफ मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl का, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ में, कार्बन एंड क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करिए। थोड़ी देर इस स्ट्रक्चर को A बोल देता हूं, इस स्ट्रक्चर को B बोल देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर को A बोल दे रहा हूं और इस स्ट्रक्चर को B बोल दे रहा हूं, और हमसे बोल रहा है कि आप हमें कंपेयर करके दीजिए A और B के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पे रेजोनेंस होने की पूरी चांसेस हैं। पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस में जाएगा CCl वाला। ठीक है, ये जो CCl वाला है, मैं मान लेता हूँ इस बॉन्ड लेंथ वाली छोटी को A और इस वाली बॉन्ड लेंथ को मान लेता हूँ B। ठीक है, ओके। अब हमसे कंपेयर कर रहा है कि बता A की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा या B की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो आप देख लो बेटा, इसमें चूंकि रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टिंग कराएगा कुछ ऐसा, और शिफ्टिंग जब करेगा तो यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड आने लग जाएगा। अब आप सोचो कि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो असल में ये प्योरली डबल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शली डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये वापस रेजोनेंस की वजह से ऊपर पहुँच जाएगा, वापस रेजोनेंस की वजह से जो है आपका ऊपर आ जाएगा जैसे का पहले था। ओके, इसलिए ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अभी मैंने पीछे बात की कि ये सिंगल बॉन्ड से तो छोटा ही होगा, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए ही, यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं ऑन द टाइम स्केल, ऑन द टाइम स्केल, ऑन द टाइम स्केल, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन डबल बॉन्ड करेक्टर टू डेवलप हुआ ना। अगर ऐसा हुआ तो जो B की जो बॉन्ड लेंथ है वो A से छोटी होगी, या यूँ कहूँ कि जो A की बॉन्ड लेंथ है बेटा वो B से बड़ी होगी। ओके, तो हमको बस और कुछ नहीं चेक करना, हमको सिंपल से चेक करना है कि किसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड है और किसके अंदर परमानेंट डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। आइए और एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब मान लीजिए मैंने फिर से एग्जांपल लिया, मेरे पास है CH डबल बॉन्ड CH2 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक है मेरे पास, लेट सपोज करो CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ ले लिया मैंने NO2, और तीसरा लेट सपोज करो मैंने ले लिया, इसको मैं CH2 कर देता हूँ, ये, और चौथा लेट सपोज करना मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैं इस बार जो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं CC की सिंगल बॉन्ड कंपेयर कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन चार स्ट्रक्चर में A, B, C और D में कंपेयर करो C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ,
सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो और हमें बताओ कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा और किसकी बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आई होप आपने कर लिया होगा, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप अदरवाइज कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ए में यहाँ परमानेंट डबल बॉन्ड बैठा हुआ है, जबकि बी सी डी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रेजोनेंस हो रहा है। अब आप देख सकते हो जब मैं इसका रेजोनेंस कराऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और यहाँ पे देखो दोनों कैरेक्टर दे रखा है, एक तरफ से बंदे ने विड्रॉइंग दे रखा है और एक तरफ से बंदे ने डबल बॉन्ड की डोनेटिंग दे रखी है। अब आप सोचो कि इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इधर भी जाना है इधर भी जाना है, तो ये ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर में रहेगा। क्या बोला मैंने? ये डबल बॉन्ड चूँकि रेजोनेंस होगा तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो यूँ कहूँ कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा। जब इसके पास एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होने की चांसेस होंगी तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड में कम देर तक रहेगा और सिंगल बॉन्ड में ऑन द टाइम स्केल ज़्यादा देर तक रहेगा। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ बेटा किसकी हो जानी चाहिए? तो आंसर इज डी की। अब बात उठती है बी लें या सी लें। तो देखो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सा है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैं बना नहीं रहा। जबकि आप इसका बनाओगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज? तो सही सोच रहे हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर से सिंगल बॉन्ड में बहुत देर तक रहेगा, जबकि जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बोलेगा नहीं भैया तुम वापस चले जाओ, मुझे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रहने दो। तो आप लॉजिक सोचो कि बी वाले स्ट्रक्चर में ये सिंगल बॉन्ड ज़्यादा देर तक रहेगा एज कंपेरिजन टू सी वाले के, इसलिए बी आएगा फिर सी आएगा एंड लास्ट में ये तो पता ही है ए सबसे परमानेंट है। ठीक है, कहो तो मैं इसको थोड़ा और खोल देता हूँ, आप देखना चाहो तो देख लो यार। ये उनके लिए जिनको समझ में थोड़ा कम आया, तो बेटा आप रेजोनेंस कर रहे होगे तो कुछ ऐसे होगा। अब ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल, या जो एक और एग्जांपल लिया था, ये ज़्यादा स्टेबल। अब आप खुद सोचो यार कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अच्छी बात नहीं है, तो ये वापस भागेगा। जब ये वापस चाहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन, तो वापस डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होने लगेगा। जबकि यहाँ पे तो ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है, तो ये वापस नहीं जाना चाहेगा एज कंपेरिजन। ओवरऑल तो न्यूट्रल रहना चाहेगा, बट एज कंपेरिजन टू दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे कंपेरिजन वर्ड यूज़ होता है कि कौन ज़्यादा रेजोनेंस दिखाएगा और कौन कम रेजोनेंस दिखाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड में रहेगा, जबकि वो ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड में नहीं रहेगा। इसलिए इसकी जो सीसी की बॉन्ड लेंथ है इस वाले की, वो इस वाले सीसी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो देर के लिए इसको मैंने नाम मेरे ख्याल से एक को बी दिया था, एक को सी दिया था ना। तो ये आपका बेटा मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, तो बी की सिंगल बॉन्ड लेंथ सी से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप बुद्धि लगाइएगा। अगले क्वेश्चन बुद्धि लगाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि इस कार्बन नंबर को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि C1 C2 और C3 C4 की बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करो कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी। अब आपने अभी पढ़ा था कि ये एग्जाम्पल सर क्रॉस कॉन्जुगेशन का है, और जब क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है तो ये बात आप जान रहे हो, ये बात आप जान रहे हो कि बेटा इसके पास तो दो ऑप्शन है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। मतलब ये तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाने वाला है ही है। ठीक है, बात उठती है C1 C2 की। आप ये सोचो ये डबल बॉन्ड सिंगल जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर 3 4 वाले ने ये इधर चला गया
तो भैया ये C1C2 चुपचाप डबल बॉन्ड में ही रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 3-4 के वाले के पास तो डबल चांसेस है ना, चाहे वो अपने लेफ्ट पे जाए चाहे अपने राइट पे जाए, बिकॉज ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड के करेक्टर किस में होंगे, तो आंसर है सर C3C4 में। किसके कंपेरिजन में सर, C1C2 कंपेरिजन में। तो फाइनली आंसर आपका कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है। उस तरह अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या आता है। अब आपसे देखो सवाल दो तरह से कर सकता है, आपसे बोल रहा है C सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, और एक बोलेगा C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, सिंगल बॉन्ड में पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड पूछ रहा है, ये उसकी मर्जी है, आपको भी अपनी उसकी मर्जी से रिप्लाई करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते पहले स्ट्रक्चर को हम नंबर दे देते हैं, ये A, ये B और ये C। वीडियो पॉज करना और सोचो कि कौन ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, O C और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, किसकी बड़ी। देखो आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ये ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड में रहेगा, इसलिए C यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए उसके बाद आएगा B, और यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है इसलिए आएगा A। कब, जब C सिंगल बॉन्ड O पूछेगा। लेकिन बेटा अगर उसने क्वेश्चन ने C डबल बॉन्ड O पूछ लिया, तब कहाँ जाओगे, तब तो आंसर क्या दोगे, तब आंसर क्या दोगे, तब आंसर दोगे A, उसके बाद B एंड उसके बाद लास्ट में दोगे C। क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डबल बॉन्ड पूछा है कि क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड पूछा है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। आई एम सॉरी ओके। तो डबल बॉन्ड पूछा है कि सिंगल बॉन्ड पूछा है, इसका ख्याल होना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ये स्ट्रक्चर A ले लो, ये स्ट्रक्चर B ले लो, ये स्ट्रक्चर C ले लो और ये स्ट्रक्चर D ले लो, और आपको बताना है कि C सिंगल बॉन्ड Cl की बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करना है और C डबल बॉन्ड वाले में कंपैरिजन करना है। दोनों में आप हमें कंपैरिजन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा और किसकी बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। अगर कमेंट सही कर जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार तुमने एक तो वीडियो पूरी तरह देखा है, दूसरी बात आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा है, आपको समझ में आया कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले एप्लीकेशन पे आते हैं। अगला एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक अगला वीडियो या एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, पूरा टॉपिक का नाम ही एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ रखूँगा, बस यहाँ तो एक डेमो दे रहा हूँ उसका। ये स्ट्रक्चर शायद रिपीट हो गया बेटा, आपको बोलेगा कि HA और HB और HC में ज़्यादा एसिडिक कौन है, या इन टर्म्स ऑफ pKa भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है। देखो हमेशा हमने आपको सिखाया है, या ये बात आपके नॉलेज में होगी
कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड तभी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। जितना मोर स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस होगा उतना रिस्पेक्टिव एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड की कैटेगरी में आएगा। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ को तोड़ता हूँ तो तोड़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा एहसास आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो, क्या ये वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, क्या ये स्ट्रक्चर आपका नॉन एरोमेटिक है, और क्या ये स्ट्रक्चर आपका एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। तो ओवरऑल ज़्यादा स्टेबल कौन, ए देन बी देन सी। इसका मतलब एसिटिक स्ट्रेंथ को ऐसे जज किया जा सकता है। क्लियर कट है। तो ये तो बस मैंने एक बेसिक सा डेमो दिया था कि कैसे एसिटिक स्ट्रेंथ का रेजोनेंस से एप्लीकेशन है। उसी तरह बेसिक का भी हो सकता है। बेसिक का देखो कैसे हो सकता है यार। जैसे ये तो एनसीईआरटी का बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन ज़्यादा बेसिक है। तो देखो ऐसा है कि बेसिक का मतलब H+ आयन का आना, ठीक है। H+ आयन का क्या है, आना। अब हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में वहाँ पे आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यार कि इस वाले स्ट्रक्चर में कि चूँकि रेजोनेंस हो रहा है इसलिए ये लोन पेयर अपने रेजोनेंस में बिजी हैं। जब रेजोनेंस में बिजी हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज़ कर जाएगी। और जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी तो H+ वहाँ पे नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। इसलिए ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि इधर वाले की नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार कि कैसे रेजोनेंस अगर आपको आ गया, अगर आपको एरोमेटिसिटी आ गई तो आप कौन कौन से अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बोलेगा कि भाई इनमें से सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को कौन पास करेगा। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो SN1 फास्टर। ऐसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया। एक ये दे देगा और एक मान लेते हैं आपको ये दे देगा। अब SN1 फास्टर अगर थोड़ी सी इतनी नॉलेज हो तो हमको मेन बस देखना होता है किसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो यहाँ वाला अगर आप बॉन्ड देखोगे, तोड़ोगे, तो यहाँ पे जब कार्बोकैटायन आएगा तो कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ वाला जो कार्बोकैटायन है वो बेटा कुछ ऐसे आएगा। अब आप देख सकते हो यार ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये एंटी एरोमेटिक हो गया क्या, और ये वाला कार्बोकैटायन जो है ये आपका नॉन एरोमेटिक हो गया क्या। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा, नॉन वाला। तो अल्टीमेटली SN1 फास्टर की अगर मैं बात करूं तो ये SN1 फास्टर में जाएगा। ठीक है। आप देख पा रहे हो कि मैं कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन उठा रहा हूँ रेजोनेंस कराने के लिए। और देखो आओ एक ये भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे भाई। मान लो मैंने इसको HBr से अटैक करने को कहा और मैंने कहा कि इसका प्रोडक्ट बनाइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है। तो आपको पता है अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी तो Br- अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाना चाहता है जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अब आपके पास बेटा इस बॉन्ड को तोड़ने के दो ऑप्शन हैं।
एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया जाए और यहाँ पॉजिटिव लगा दिया जाए, मतलब H यहाँ पे ले आए डायरेक्टली। और बेटा एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव लगा दें और यहाँ पॉजिटिव लगा दें। अब आप बताओ कि इस बी आर को ले आना हो तो कहाँ ज़्यादा स्टेबल है बी आर। तो आपको एक बात अगर नॉलेज हो और दिख रही हो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे देखो एक रेजोनेंस का फॉर्म दिख रहा है कि इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। जब चूँकि ये रेजोनेंस कर सकता है इसलिए इसका अटैक जो होगा वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे अटैक नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर का जो फाइनल आंसर आएगा तो वो कुछ ही आ जाएगा। ओके, तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या मैं रेजोनेंस बना रहा हूँ, क्या मेरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, कैसे इसका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे मेन कार्बोकैटायन कार्बन आयन। ठीक है, उसके बाद एसिटिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो अभी आज की बातें इतनी आप लोग याद रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, आपने मुझे याद किया। थैंक यू। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपने इस टॉपिक को एंजॉय खूब किया होगा। थैंक यू वेरी मच यार।